हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर जो आपका टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन एंड विटामिन। इसके जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके घटना चक्र में, सब कुछ एक डायग्राम के फॉर्म में ले लिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस, कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर उस सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहीं लिख दिया गया है ताकि आप आसानी से रिकॉल कर सकें। देख सकते हैं हर एक चीजें बहुत ही आसानी से बना दी गई है ताकि आपको ये जब भी पीडीएफ आप डाउनलोड करके खुद से पढ़ें तो आप काफी कम समय में कई घटना चक्र के कई पेजों को रिवीजन कर सकते हैं। डायग्राम फिगर इसलिए रखा गया है ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। अगर आपको लगेगा कि हमने इसमें कुछ मेहनत किया है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट किया है, जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर एक एक वीडियो देख लीजिए और सबका पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पर विटामिन और पोषण, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर विटामिन और पोषण के बारे में देखते हैं। देखिए, जो विटामिन और पोषण होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए अभी इसके बारे में हम इतना डिटेल में समझेंगे कि एक एक क्वेश्चन आप टैकल कर देंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपको वो करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आंसर आईएएस में पूछे गए हैं, जो पीसीएस में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाया जाएगा ताकि आपको लगे कि जो हम पढ़े हैं अभी, क्या हम उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हमारा कंटेंट थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन मैं हमेशा सिंपल चीजें नहीं पढ़ाना पसंद करता, ठीक है। उस पे लाइक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा आ जाएंगे, वो नहीं चाहिए। सिर्फ आपका जो मैं पढ़ाऊँ वो पेपर में आ जाए, ये चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। सिर्फ आपको इस पर्पज से पढ़ाता हूँ, इसीलिए टफ चीजें रखता हूँ ताकि हो सकता है यही टफ चीजें पेपर में पूछे, और पूछता भी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, पोषण और विटामिन के बारे में अगर हम बात करते हैं। अब देखिए, पोषण क्या होता है, शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना, यही क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। सभी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे अभी हमें इनके बारे में पढ़ना है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। चाहे कार्बोहाइड्रेट हुआ, जल हुआ, वसा हुआ जिसको फैट कहते हैं आप, या प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुआ, खनिज हुआ, विटामिन हुआ, इन्हीं सब के बारे में अभी हमको डिटेल में पढ़ना है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं शुरू से, ठीक है। अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए, जो पोषक तत्व होते हैं उनको डिफाइन किया गया है, कई पार्ट में बांटा भी गया है, ठीक है। अब ये संरचना की अगर दृष्टि से देखें, स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, तो पोषक तत्व को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक कार्बनिक श्रेणी, एक होता है अकार्बनिक श्रेणी। ये आपका पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन कैसा है, कार्बनिक है, ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं, या इनऑर्गेनिक है, ठीक है। मैं जो इंग्लिश में वर्ड नहीं लिखा रहेगा उसको बोल दिया करूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कार्बनिक श्रेणी क्या होती है, जो ये उसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, वसा आते हैं, प्रोटीन आते हैं, विटामिन, न्यूक्लियस। मतलब अगर आप देखा जाए तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब जिसको आप बड़े बहुत ज्यादा पैमाने पर आप जो कंज्यूम करते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें कार्बनिक श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में, वसा, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक, मतलब जिसको आपके शरीर को जरूरत ही पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके कार्बनिक श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकता है, कौन कार्बनिक श्रेणी, ऑर्गेनिक श्रेणी में आते हैं, कौन इनऑर्गेनिक श्रेणी में आते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बनिक श्रेणी में, वसा, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, ये याद रखेंगे। अब देखिए, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक श्रेणी में खनिज और जल आते हैं, ठीक है। कौन सा, खनिज और जल आता है। अब देखिए, ये तो संरचना की दृष्टि से डिवाइड कर दिया गया। पूछा यहाँ जाता है कि मात्रा की दृष्टि से जो माइक्रो कंपोनेंट है, वो सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मात्रा की दृष्टि से। मात्रा की दृष्टि से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जो अभी हम इधर पढ़ा रहे थे। माइक्रो क्यों कहला जाता है,
क्योंकि इनको शरीर की बहुत ज़्यादा, अब जैसे एक दिन आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएँगे या प्रोटीन नहीं लेंगे या वसा नहीं आपके शरीर में होगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन खनिज लवण अगर आप 1 दिन 2 दिन नहीं खाते हैं तो आपका चल जाएगा। लेकिन ये सब अगर नहीं खाते हैं तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है? इसीलिए ये बहुत बड़े पैमाने पर आप कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? तो माइक्रो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है? आपके आरओ में क्वेश्चन आया है, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं? इसमें जल होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन्स होता है या न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि विटामिन की बहुत मतलब डेली आपको विटामिन ही चाहिए। हाँ, कभी-कभी आपको कमी हो जाती है तो विटामिन्स की गोलियाँ लेते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि आप हम अलग से विटामिन खा ही रहे हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन खाते हैं तो उसी के साथ विटामिन भी कुछ मात्रा में चला जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप कोई ऐसी सब्ज़ी है जो विटामिन की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब खा रहे हैं, उसी के साथ आपका विटामिन भी चला जाता है, ठीक है? तो याद रखेंगे, जल, खनिज लवण, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब किस में आ जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाता है। किस में आ जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाता है। अब देखिए, इसमें एक बार क्वेश्चन आपके आरओ में पूछा था, जैसे लौह हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब किस में आते हैं? चाहे लौह की बात करें, चाहे कैल्शियम की बात करें, चाहे आप ये तांबा की बात करें, ठीक है? या जस्ता की बात करें, ये सब किस में आते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। आरओ में क्वेश्चन ये पूछा गया है, खनिज लवण वाले को अगर डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड भी करेंगे खनिज लवण में, तो वो किस में आते हैं? ये माइक्रो में। अभी देखिए, मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर आपको, ये इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, ये क्वेश्चन आरओ 2014 में पूछा गया है कि सूक्ष्म वह तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। वही माइक्रो, यम आई वाला करिएगा, ठीक है? नहीं तो दोनों प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो एक ही निकल रहा होगा, लेकिन आई वाला करिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है? लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, क्लोरीन होता है, तांबा, मैंगनीज, निकिल, जस्ता, मॉलिब्डेनम, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, कौन माइक्रो इतना याद रखेंगे, इसके बाद जो भी आएगा लगभग माइक्रो ही होगा। इतना तो आप माइक्रो में याद ही रखेंगे। जितने में खनिज होते हैं वो माइक्रो में ही लगभग आ जाते हैं। कुछ कुछ जैसे गंधक छोड़ दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर कार्य की दृष्टि से क्या होता है? जो जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक होता है, वसा भी ऊर्जा उत्पादक होता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन देखिए शरीर के निर्माण में भाग लेता है। जो हमारी बॉडी में, अगर जो हमारे मांसपेशियां है वो कैसे लगभग 80 प्रोटीन से ही बनी होती है। तो अब दो प्रोटीन भी कई चीजों में डिवाइड होता है कि कौन सा प्रोटीन इसमें होता है। तो मांसपेशियों में जो कोलेजन प्रोटीन होता है उसी से बनी होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब विटामिन क्या होता है? मेटाबॉलिक जो क्रिया होती है उसको नियंत्रण और नियमक कर मतलब नियंत्रण करता है और सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है? तो ये कौन सी क्रिया होती है? विटामिन की क्रिया, जो विटामिन कराता है, ठीक है? न्यूक्लियक प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। खनिज लवण ये भी जो मेटाबॉलिक उपापचयी क्रिया होती है उसको नियंत्रण करता है। जल क्या होता है? ये भी उपापचयी क्रिया को चलाता है, ठीक है? मैं अगर पूछता हूँ कि ये बताइए, प्रोटीन से ज्यादा, ये वसा से ज्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त होती है या कार्बोहाइड्रेट से? तो आप हमेशा बताएंगे वसा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर इंस्टेंट एनर्जी लेना हो, जैसे आपको क्या करना है कि बहुत ही थकान हुई है तो क्या करेंगे आप? वसा से उस समय नहीं ले पाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है? मतलब आपको तुरंत एनर्जी लेनी है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा काम करता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कर देता है ग्लूकोज के फॉर्म में, इसीलिए हम ग्लूकोज पीते हैं जब थकान रहती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट की, ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मनुष्य में शरीर के अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये आरओ मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था
कि कौन-कौन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कौन-कौन से? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, वसा और प्रोटीन, यही तीनों सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है इनको, ठीक है? याद रखिए, अगर 1 ग्राम वसा आप खाते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी आपको प्राप्त होगी, ठीक है? याद रखेंगे। अगर 1 ग्राम वसा खाते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, तो 4 किलोग्राम, ठीक है, 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है? ये याद रखेंगे कि वसा से ज्यादा प्राप्त होती है और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कम, ठीक है? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन बार बार ये फैक्ट पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट क्या कह रहा है कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पे होती है? ये वसा में होती है। प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन व वसा की प्रचुरता कहाँ पे होती है? तो ये मूंगफली में होती है, प्रोटीन तथा वसा की प्रचुरता, ये याद रखेंगे। अब 1 गिलास पानी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 0। पानी से हमको कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, याद रखेंगे, पानी से हमको कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। 100 ग्राम केला में ऊर्जा कितना होता है? 116 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में कि केला का पूछा था कि अगर 100 ग्राम केला हम खाते हैं तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 116 किलो कैलोरी। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। घाव भरने के लिए विटामिन ए बी सी डी में सहायक होता है, तो ये सी वाला सहायक होता है, ठीक है? घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सी वाला सहायक होता है। सेब का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? पोटेशियम सेब का सबसे बड़ा स्रोत होता है। कौन सा? पोटेशियम होता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है डी, के और बी 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो आंत के जीवाणु हैं उनके द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सी है? डी, के और बी 12। अभी देखिए, अभी तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़े हैं, अभी हम विटामिन के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर विटामिन। देखिए, 2 लोग का नाम आता है, एक आता है फंक का नाम, एक आता है हॉपकिंस का नाम। बार बार आप कंफ्यूज होते होंगे कि कौन विटामिन की खोज किया था, कौन सिद्धांत दिया था। देखिए, आपके जो एनसीईआरटी में लिखा गया वो फंक लिखा गया है, ठीक है? तो जो एनसीईआरटी में कहता है वही याद रखेंगे। आप गूगल पे सर्च करिएगा विटामिन डिस्कवर्ड बाय, तो फंक ही आएगा, ठीक है? तो विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? फंक ने किया था डिस्कवर। ये पोलैंड के निवासी हैं, ठीक है? क्या है? पोलैंड के निवासी हैं। और विटामिन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये हॉपकिंस ने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। अब देखिए, विटामिन डी, के और बी संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। किसका? विटामिन डी का, के का और बी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं एक एक विटामिन, ठीक है? अब देखिए, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है। ये देखिए यहाँ भी लिखा है, ऊपर भी हम बताए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है विटामिन कैसे कंपाउंड होते हैं। तो विटामिन कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी याद रखें। अब चलते हैं यहाँ पर विटामिन के प्रकार। देखिए कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, ताकि आपको, देखिए इसमें थोड़ा सा मेहनत हमको लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर आप इस टाइप के पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है? देखिए, मार्केट में आप देखेंगे, आप दुकान पे जाएंगे, इतनी ज्यादा बुक है, लेकिन मेन फैक्टर ये नहीं होता कि आपके रूम पर आप कितना बुक अपने टेबल पर रखे हैं। मेन ये होता है जितनी बुक आप रखे हैं क्या वो आपको याद है कि नहीं। मेन फैक्टर ये होता है। अगर आप बुक को, जिस नोट्स को याद कर पा रहे हैं, वही आपके लिए सबसे बेस्ट नोट है। जिस नोट से क्वेश्चन आ गए और आप उसको कर दिए, ठीक है, तो वो आपके लिए बेस्ट नोट होता है, ठीक है? यही लिए मैं सोचता हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में अगर हम पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए, विटामिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, अब विटामिन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से भागों में? एक जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक जो वसा में, वसा मतलब फैट में जो घुलनशील विटामिन होता है, मतलब हमारे शरीर में जो फैट है उसमें घुल जाता है, ठीक है?
तो जो अगर बी और सी, ये देखिए यहाँ पर B1 B2 B3 ये सब B12 तक है और यहाँ पर एक सी भी है, ठीक है। तो बी और सी जो है, विटामिन बी और सी, ये किसमें है, जल में घुलनशील विटामिन है। अगर यहाँ पर देखते हैं विटामिन KE D A, जिसको हम कीड़ा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कीड़ा भी रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कीड़ा है वो कौन सा है, फैट में घुलनशील विटामिन है, जैसे आपका KE D A, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कीड़ा जो होता है KE D A, वो विटामिन कहाँ पे घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। और जो बी और सी होता है, ये कहाँ पर घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है। अगर आपसे कभी पूछे कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर होता है, तो अच्छा ये बताइए, जो वसा में घुलनशील होगा वो स्टोर होगा कि जो जल में घुलनशील होगा वो स्टोर होगा। देखिए, जो वसा में घुलनशील होगा वो, जैसे ए वाला विटामिन ए, आप देखते हैं ये कहाँ पर स्टोर होता है, लीवर में। क्यों? क्योंकि देखिए, जो जल होता है वो इसके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अगर जल में घुलनशील होगा तो चाहे वो यूरिन की तरफ, चाहे वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। जैसे विटामिन ए एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, या विटामिन डी भी बोलते हैं, विटामिन डी अगर देखते हैं तो वो भी हमारे शरीर के त्वचा में पाया जाता है। जब सनलाइट पड़ती है तो वह एक्टिव हो जाता है, ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, ठीक है, विटामिन डी। तो याद रखिए, इसके मैंने दो एग्जांपल लिए, ये स्टोर भी होता है, ठीक है। तो वसा वाला स्टोर होता है, कभी स्टोर वाला पूछे तो वसा वाला जो विटामिन होगा वही लगाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, विटामिन, सॉरी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विटामिन, प्रमुख विटामिन स्रोत कमी से होने वाले रोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विटामिन ए की अगर बात करते हैं, तो विटामिन ए की अगर बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है, रेटिनॉल। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, तो क्या होता है, रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। इसके रोग कौन से होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रतौंधी रोग होता है और जीरोपैथेलमिया होता है, ठीक है। तो जीरोथैल्मिया होता है, और क्या कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ये दोनों याद रखेंगे कि रतौंधी रोग और जीरोथैल्मिया, ये रोग कहाँ पर होता है, किससे किसके कारण होता है, ये विटामिन ए की कमी। अब देखिए कैसे याद करेंगे, कभी कभी आप भूल जाते होंगे। देखिए, रतौंधी किससे रिलेटेड होता है, रतौंधी आंख से रिलेटेड होता है, ठीक है। रतौंधी आँख से रिलेटेड होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपकी बॉडी में पूछूं, मतलब सभी अंग इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आँख ही नहीं रहती तो क्या है, ठीक है। तो आँख कौन सा नंबर एक पे रहता है, और ए एक पे रहता है, नंबर अगर एक वर्ड देखें तो रीजनिंग में आप पढ़ेंगे एक पे रहता है। तो रतौंधी, रेटिनॉल, ए ही लगाइएगा, ठीक है। जब भी कभी कंफ्यूज होइएगा, आँख सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो एक पे रहेगा, ठीक है। तो ए ही लगाइएगा। तो याद रखेंगे, रतौंधी और जीरोथैल्मिया इसका रोग होते हैं, और उनका नाम रेटिनॉल। अगर पूछा जाता है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर में सबसे ज्यादा यही विटामिन ए ही पाया जाता है। कौन सा, विटामिन ए ही, यकृत में, ठीक है, दूध में, मछली के तेल में, ये ही पाया जाता है। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया था, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन से हैं, तो विटामिन ए के खोजकर्ता कौन सा, मैकुलन है। तो याद रखेंगे, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन से, मैकुलन है। लीवर में संचित होता है ये विटामिन ए। तो इतना ज्यादा, इतना याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ विटामिन ए से नहीं पूछा जाता है। जीरोथैल्मिया, रतौंधी, नाम रेटिनॉल है, विटामिन ए है, मैकुलम खोज करता है, लीवर में संचित होता है, बस। अब चलते हैं विटामिन बी 1 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, विटामिन बी 1 नाम क्या है, थाइमीन। याद रखेंगे क्या नाम है, थाइमीन। अब यहाँ लिखा गया बेरी और बेरी। देखिए, बी 1 बेरी बेरी दो बार है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बी 1 लिख देता हूँ, एक मतलब क्या होता है, बेरी बेरी, एक वन और है, इसका मतलब बेरी बेरी। तो बी 1, कभी भी बी 1, देखिए अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है, याद तो रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि बी 1 बेरी बेरी विटामिन ए की कमी से होता है कि विटामिन बी 2 की कमी से होता है, तो आप ये इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, या बी 1 की कमी से होता है। तो याद रखेंगे,
B1 हम ये ट्रिक बता रहे हैं। B1 तो B1 है, 2 बार है, एक वन एक और है, एक और है बी, ठीक है। तो ये बेरी बेरी लगा दीजिएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम थायमीन है और बेरी बेरी से इसका रोग होता है, ठीक है। वो सॉरी, विटामिन B1 की कमी से इसका रोग होता है और थायमीन इसका नाम है। वृद्ध रुक जाता है इसका, ठीक है। दो सोयाबीन और दूध, याद रखेंगे सोयाबीन और दूध में पाया जाता है। अब देखिए खोजकर्ता कौन से हैं इसके, ये भी इसके भी खोजकर्ता मैकुलम है। तो विटामिन बी के खोजकर्ता देखा जाए, कोई भी विटामिन पूछे B1 B2 के, मैकुलन ही बताइएगा। विटामिन बी और ए कौन खोजकर्ता, मैकुलन बताइएगा। अब देखिए विटामिन B2 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन। यूपीपी से 2021 का रिसेंट का क्वेश्चन है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस रोग हो जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे कौन सा रोग होगा, किलोसिस रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। ये 2021 का पेपर में आया हुआ है, राइबोफ्लेविन। अभी हम क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से हर चीजें याद हो जाएंगी। स्रोत पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। स्रोत तो उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन कभी कभी पूछता है तो ऐसे में लिख दिया हूँ, याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन B2 हो गया। अब B3 चलते हैं। विटामिन B3 इसका नाम, 2 नाम होता है, एक नियासिन एक निकोटिक अम्ल होता है। विटामिन B3, अब देखिए विटामिन जो B3 है इसको नियासिन बोल जाता है, निकोटिक अम्ल बोला जाता है। रोग क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलेग्रा, याद रखिएगा पेलेग्रा इसका रोग होता है। ईस्ट, मांस, मछली यही सब खाने से यहाँ पर विटामिन B3 की कमी दूर हो सकती है। तो एक बार मैं फिर से अगर पूछूं, ठीक है, एक बार मैं फिर से पूछता हूँ। देखिए अगर मैं पूछता हूँ कि थोड़ा सा हाइड कर दिया, अब बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आप क्या बताएंगे, रतौंधी। अगर विटामिन B1 की कमी से, तो B1 लिखा हूं तो रतौंधी को, बी ओ सॉरी B1 की कमी से कौन सा, ये बेरी बेरी, याद रखेंगे बेरी बेरी वहां लिखा गया है। ए रतौंधी, B1 बेरी बेरी। अब विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन इसका नाम है, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन नाम है। और उसकी कमी से किरोसिस रोग होता है, ठीक है। और कौन हुआ, विटामिन B3 से नियासिन, ठीक है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। तो यही आपको है, ठीक है। ये रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन। यहाँ रतौंधी है, बेरी बेरी है, पिलोसिस है और पेलेग्रा है, ठीक है। ये याद रखेंगे। थोड़ा सा आप खुद जैसे कुछ चीज पढ़ा करिए ना, तो खुद से सोचा करिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं विटामिन B5 की, देखते हैं, 4 नहीं होता, विटामिन B5 होता है। पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। चर्म रोग हो जाता है, सफेद बाल, जो सफेद बाल आप देखते हैं हो जाता है, वो इसी विटामिन B5 की कमी से ही हो जाता है। मूंगफली खाइए, दूध पीजिए, अंडे खाइए, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, ये दूर हो जाता है, याद रखेंगे। पेंटाथोनिक एसिड, चर्म रोग, सफेद बॉल, ठीक है। तो B5 याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर B6 देखेंगे, अन्य नाम क्या है, पाइरिडॉक्सिन। B6 का नाम क्या है, देखिए नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेंटाथोनिक कहते हैं। अब B5, 5 मतलब पेंटा, तो ऐसे याद ही लिख दीजिए इसको, नहीं, पाइरिडॉक्सिन, या 6 आ रहा है ना, देखो 6 आ रहा है ना, तो ऐसे याद रखिए B6, पाइरिडॉक्सिन। रक्त क्षीणता, चर्म रोग, मानसिक रोग, ठीक है। मानसिक रोग एक बार पूछा था, मानसिक रोग किससे, तो विटामिन B6 है। और पेशीय ऐंठन, ठीक है, दूध, ईस्ट, अनाज, ये सब में होता है, ठीक है। तो याद रखिए विटामिन B6, पाइरिडॉक्सिन। अब देखिए विटामिन B7, इसका नाम बायोटीन है। इस चर्म रोग, सॉरी, बालों का झड़ना, ठीक है, मांस, गेहूं, अंडा, ये सब में पाया जाता है विटामिन B7। तो याद रखिएगा इसका नाम बहुत पूछता है, बायोटीन है, इसका नाम क्या है, बायोटीन है। इसके बाद विटामिन B9, देखिए विटामिन B4 नहीं था, विटामिन B8 नहीं है, डायरेक्ट विटामिन B9 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम फोलिक अम्ल होता है। रक्त क्षीणता, ठीक है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है, कुंठित वृद्धि होती है, तो रक्त की कमी होगी वृद्धि थोड़ी होगी। और हरी सब्जियां आप खाइए, फलियां खाइए, ईस्ट,
अंडे खाइए। ये सब क्या होता है, रक्त छेड़ता में के काम में आता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो विटामिन बी 9 याद रखिएगा। फोलिक अम्ल इसका अन्य नाम है। इसका मतलब रासायनिक नाम, अन्य नाम मतलब क्या है, इसका जो केमिकल फार्मूला है ये बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए विटामिन बी 12, इसको क्या कहते हैं, साइना कोबालामिन। देखिए यहाँ पर कोबालामिन, बस यही अगर आ जाए, कभी भी विटामिन बी 12 आ जाए तो कोबाल्ट कई बार पूछा गया है, मतलब दसियों बार पूछा गया है कि कोबाल्ट किस विटामिन से रिलेटेड है, तो विटामिन बी 12 से रिलेटेड है। विटामिन बी 12 से रिलेटेड क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। रोग क्या होता है, घातक रक्त छेड़ता होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो याद रखेंगे घातक रक्त छेड़। अभी देखिए इसी विटामिन बी 12 पर एक क्वेश्चन बना है, विटामिन बी 12 पर, विटामिन के पर, दोनों ही इंपॉर्टेंट अभी दिखाएंगे मैं आपको। स्रोत क्या होता है, वही सब स्रोत होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ देखते हैं, ये फैक्ट है। सब्जियां जैसे हुआ, मिर्च हुआ, कुम्हड़े हुआ, मटर हुआ, मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें सबसे ज्यादा, जैसे अगर मिर्च में हम कहें, मटर में कहें, मूली में कहें, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ पे पाया जाता है, तो सी कहाँ पे पाया जाता है, मिर्च में। कैसे याद रखेंगे, जब आप खाते नहीं है मिर्च, तो क्या कहते हैं, सी सी कहते हैं। जब तीखा लगता है तो आप सी सी करते हैं, पानी पीते हैं, चीनी खाते हैं, ठीक है, तो क्या, मिर्च, याद रखेंगे मिर्च। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या हो, विटामिन सी, याद रखेंगे। आपके मसूड़ों के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, और खट्टे फलों में आंवला, नींबू, इस सब में पाया जाता है विटामिन सी। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी होती है, जैसे एक क्या होते हैं, जैसे आप क्या मान लीजिए मनरेगा में कोई है, तो वो सुबह से शाम तक अगर काम कर रहा है, तो उसकी दैनिक ऊर्जा कितनी खर्च होगी, 3500 से 4000 कैलोरी तक खर्च होगी। मानव शरीर में एसिड और बेस के बीच में संतुलन कौन बनाए रखता है, फास्फोरस। ये सब सोचिएगा ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप पेपर में उठा के देखेंगे, घटना चक्र वहां पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसको पढ़ने के बाद जो मैं पढ़ा दूं, आप घटना चक्र जरूर किया करिए, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। अब तो मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ, काफी बच्चे के सब क्वेश्चन भी करवाइए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हो गया फास्फोरस, जिससे कभी एसिड ज्यादा हो गया, कभी बेस ज्यादा हो गया, तो उस सबके बीच में संतुलन कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है फास्फोरस, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन सी के बारे में क्या कहता है। इसका नाम क्या होता है विटामिन सी का, विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बहुत बार पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्रोत क्या होता है, आंवला, नींबू के फल, टमाटर, सब्जी, ये सब होते हैं क्या, विटामिन सी के सोर्स। अब देखिए खोजकर्ता कौन था विटामिन सी का, तो विटामिन सी का खोजकर्ता कौन था, जेम्स लिंड। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, जेम्स लिंड विटामिन सी के खोज करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं विटामिन डी क्या। अब देखिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले देखिए विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। देखिए विटामिन डी में भी कई चीज पार्ट में डिवाइड है। जैसे विटामिन अगर D2 को बोला जाए तो आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है कि बच्चे क्या पढ़ के गए थे, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये रट के गए थे। आ गया था विटामिन D2 को क्या कहा जाता है, और यहाँ बच्चे क्या पढ़ के गए थे, यहाँ भी बच्चे विटामिन डी को पढ़ के गए थे। और D3 आ गया था 2000 पीसीएस 2015 में। देखिए आप ही सबके पेपर में ये एग्जामिनर ने दे दिया, ठीक है, क्योंकि उसको टफ बनाना है, थोड़ा तो टफ बनाएगा। तो विटामिन D2 को क्या कहते हैं, जो 2016 में आया है, उसको आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन D3 को कोले कैल्सीफ्लोर कहते हैं, याद रखेंगे। 3 को कोले कैल्सीफ्लोर और इसको आर्गे। तो टू आगे होता है, पहले एक होता है, फिर दो आगे होता है, तो आर्गो कर दीजिए, और ये पीछे थोड़ा जाएगा तो कोले कैल्सीफेरॉल कर दीजिए। कोले, तो कोले सी से याद रखिएगा, सी यहाँ पर, तो सी कितने नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे होता है, तो याद रखेंगे, कभी कभी भूल जाइए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज जरूर हो गया कि आर्गो विटामिन D2 को कहते हैं कि आर्गो विटामिन D3 को कहते हैं। तो D2 आगे होता है तो D2 को कहते हैं, ठीक है।
अगर D3 बोले तो कोले, सी से आ रहा है कोले, तो कोले कल्सीफेरॉल, कल्सीफेरॉल तो सब में लगेगा ही, कि आर्गो और कोले सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके रोग क्या होते हैं। जो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है वो रिकेट्स होता है, और जो बड़ों में, वयस्क में जो होता है, जैसे हम सब में अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो आस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग हो जाएगा? आस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन इसकी कमी से। स्रोत क्या होता है? मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण, ये सोर्स होता है। तो याद रखेंगे स्रोत ये होता है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और बनता है। ये पूछा जाता है कौन सा विटामिन विटामिन हार्मोन की श्रेणी में आता है। मतलब हार्मोन की क्या, जब से आपका जन्म हुआ है तब से है, या वहां पर पड़ा ही है आपके शरीर में विटामिन, ठीक है, तो वो हार्मोन ही कहलाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कौन सा विटामिन हार्मोन की श्रेणी में आ जाता है? विटामिन डी। क्योंकि ये हमारे, देखिए विटामिन डी, आप अगर आप सोच रहे होंगे कि हमको सन की रोशनी से, मतलब जो सन की लाइट होती है क्या उससे प्राप्त होती है, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर के त्वचा में जो होता है वो विटामिन डी ऊपर रहता है। जब इसको क्या कहता है, सूर्य की रोशनी दिया जाता है हमारी त्वचा को, तो ये एक्टिव हो जाता है, बस ये होता है। नहीं तो आप सोचेंगे कि विटामिन डी, जिसे क्या कहा जाता है कि धूप में बैठ जाइए विटामिन डी आ जाएगा। हाँ, धूप में बैठने से विटामिन डी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कि भगवान विटामिन डी दे रहे हैं। भगवान विटामिन डी नहीं दे रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, कि अगर आप बैठ रहे हैं मेरे सामने, तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर हो गया। अब देखिए विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई की बात करते हैं, अन्य नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल इसका नाम होता है, ठीक है। इसका नाम टोकोफेरॉल होता है। जनन क्षमता की कमी हो जाती है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि टोकोफेरॉल से कौन सा रोग हो जाता है। तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है, पेशियों की कमजोरी, जननांग, मतलब ये जननांग से संबंधित होता है, ठीक है। अब देखिए तेल, गेहूँ, अंडे अंडे की जर्दी, सोयाबीन, ये सब खाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विटामिन के, विटामिन के के बारे में देखिए, फ्यूलोक्विनिन कहा जाता है विटामिन इसको, ठीक है। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, याद रखेंगे, चोट लगने पर इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी होने से चोट अगर लग जाएगा थक्का नहीं जमेगा, इसी में लग जाएगा थक्का नहीं जमेगा। एंटी हेरमोर्जिक इसको बोला जाता है, याद रखिए, एंटी हेरमोर्जिक विटामिन भी इसको बोला जाता है, मतलब चोट लगने पर थक्का नहीं जमता, ठीक है। हरी सब्जियां, अंडे, सोयाबीन खाइए। इसको अन्य नाम से निप्थोक्यूनिन भी कहते हैं। तो चाहे फ्यूलोक्यूनिन आ जाए चाहे निप्थोक्यूनिन आ जाए, दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों ही याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूध के बारे में देखते हैं कुछ चीजें चीजें, क्योंकि दूध क्या होता है, एक संपूर्ण आहार होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या दूध पूर्ण आहार माना जाता है, तो हाँ, दूध पूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ विद्यमान इसमें हो जाता है। आपको फैट भी मिल जाता है, आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, विटामिन, सब कुछ इसमें मिल जाता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए इसको पूर्ण आहार माना जाता है दूध को। पूर्ण आहार होता है, सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण इसको सफेद रंग होता है, ठीक है। देखिए दो चीजें होती है, अगर गाय का दूध देखा जाए तो वो पीला हल्का होता है, तो किसके कारण? सफेद तो होता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम पीला ही होता है, वो चेन्नई सुपर किंग की जर्सी की तरह या ऑस्ट्रेलिया की जर्सी की तरह पीला नहीं होता, वो हल्का पीला होता है। सफेद तो उसमें पूरी तरह से, और आप कभी कभी तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि गाय का दूध है, या इतना पीला नहीं होता कि भैंस का दूध है, आप या पहचान ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हल्का पीला इसलिए होता है, उसमें बीटा कैरोटीन होता है, याद रखेंगे क्या? बीटा कैरोटीन, अभी उसको लिखे भी हैं, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा गया है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन होता है, और जो भैंस का सफेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? केसीन प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और रेनिन का क्यों क्या याद करते हैं, पिछले ही वीडियो में हमने बताया, रेनिन एक एंजाइम होता है जो दूध को पचाने में काम आता है। सबसे ज्यादा रेनिन कहाँ? बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं, रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है शरीर में, ठीक है। तो रेनिन और केसिन में अंतर याद रखिएगा, केसिन एक प्रोटीन है
और रेनिन एक एंजाइम है जो दूध को पचाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, रेनिन, यहाँ पर लिख दिए रेनिन। अब देखिए दूध से रिलेटेड हर चीज, देखिए दूध में मिठास अगर पूछा जाए तो ये किसके कारण, लैक्टोज के कारण होता है। अब देखिए पहले देखते हैं, पहले एक टॉफी आती थी, उसका नाम, टॉफी का क्या था, उस टॉफी का नाम था महालैक्टो। तो लैक्टो कैसे बनाया, वो जो टॉफी बनती तो एक कंपनी ये क्लेम करती थी वो किससे बना है, दूध से बना है, दूध का मिठास है। और वैसे भी अगर खाते होंगे आप तो उसमें स्टिकर भी मिलता है, जो बचपन में, अब तो आप सब नहीं, अगर वो थोड़ी सी आप जानते होंगे तो बचपन में क्या होता था, जब महालट्टू लाते थे उसके साथ क्या मिलता था, शक्तिमान का स्टिकर मिलता था। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो उस स्टिकर को, जो लाइट वाला बिजली का बोर्ड लगता था पहले सामने, उस पे लगा दिया था, ठीक है। तो मैं एक बार देख रहा था कि ये बचपन की दिन, मतलब बचपन में पहले सब यही सब होता था, ठीक है। तो बचपन की यादें आज भी रहती है, ठीक है। दूध के खट्टेपन का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस। अगर दूध के मिठास का कारण क्या है, लैक्टोज। अगर लैक्टोबैसिलस कहे तो दूध के खट्टेपन का कारण है लैक्टोज। लैक्टिक अम्ल होता है, तो किसके कारण, देखिए अगर पूछा जाए दूध से दही कैसे बनता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आईएएस 1996 में क्वेश्चन क्या पूछा। अब देखिए इसमें एक दूध दूध का थोड़ा सा और देख लेते हैं। दूध में होता क्या क्या है, ठीक है। इसमें जल कितना होता है, 87% होता है। वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। इसीलिए इसको पूर्ण आहार बोला जाता है। क्या होता है, 87% इसमें जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम होता है। अब देखिए आईएएस 1996 में क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिए अब आईएएस से टफ क्वेश्चन में क्या ले सकता हूँ, यही तो सबसे टफ आप मानते होंगे, आईएएस का क्वेश्चन टफ होता है। आईएएस का क्वेश्चन भी हम कितने सिंपल तरीकों से करवा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या इतना टफ क्वेश्चन आएगा पेपर में। देखिए आए या ना आए वो अपनी वो है, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ कि मैं बता दूंगा, जैसे कोई भी नहीं बता सकता, यूट्यूब पे सब बताते हैं यहीं से आएगा वहीं से आएगा, ठीक है। तो वो कोई नहीं बता सकता कहाँ से पेपर आ जाए, लेकिन आप अच्छी चीजें पढ़ के जाएंगे तो वहां से आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के कारण क्या होते हैं, तो माल न्यूट्रिशन का देखिए, कुपोषण ऐसे नहीं होता कि आप कम खाना खाएंगे कुपोषण हो जाएगा। अगर असंतुलित पोषण करेंगे आप, मान लीजिए सिर्फ आप दाल ही खा रहे हैं, ठीक है, आपको प्रोटीन ही मिल रही है, या आप चावल ही खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ही आपको मिल रहा है, तो उससे भी क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप सभी प्रकार के भोजन किया करिए ताकि आपका शरीर संतुलन रहे, ठीक है। हल्का हल्का सब कुछ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस्ड अगर न्यूट्रिशन करते हैं, यही आईएएस में पूछा गया है, किसके कारण कुपोषण हो जाता है। तो अगर इम्बैलेंस, असंतुलित पोषण कर रहे हैं तो उसके कारण होता है। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन अगर कर रहे हैं तो इसके कारण भी हो जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। दूसरा वाला कि कम खाना खा रहे हैं या कम भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओवर न्यूट्रिशन, अब देखिए अति पोषण, कभी कभी क्या होता है, आप ज्यादा ही मात्रा में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपके शरीर में कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो तीनों याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा हम न्यूट्रिशन लेने से कुपोषण हो सकता है, हाँ, ज्यादा न्यूट्रिशन लेने से भी कुपोषण हो सकता है। किसी चीज की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो आपको हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हो जाए, जब बीमारियां हो जाएगी तो कुपोषण अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर न्यूट्रिशन में भी हो जाता है, अल्प न्यूट्रिशन में होता ही है, और असंतुलित पोषण करते हैं तो उसमें भी हो जाता है। इसलिए आप जो कभी कभी ये सोचते होंगे कि मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है, प्लीज वो सब इग्नोर किया करिए। कुछ भी अगर आपको मिले, बहुत से लोग को करेला नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन कुछ मतलब हफ्ते 2 हफ्ते महीने में 1-2 बार तो खा ही लिया करिए। कई लोग तो जिंदगी भर करेला नहीं खाते, ठीक है, लेकिन खा लिया करिए। हर चीज में कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब एक ही 2 पीस खाइए, खा लीजिए करिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अमीनो अम्ल, ठीक है। अब देखिए अमीनो अम्ल क्या होता है, ये मोनोमर किसका होता है, ये प्रोटीन की संयोजक इकाइयां होती है। जहां अमीनो अम्ल पढ़िए वहां प्रोटीन जरूर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए क्योंकि उसी का ये मोनोमर होता है, ठीक है। अब देखिए जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अमीनो अम्ल केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। अब देखिए दो चीजें होती है, अमीनो अम्ल होता है, एक इसेंशियल अमीनो अम्ल होता है। जो इसेंशियल होता है वो भोजन से प्राप्त होता है। एक बात याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अमीनो अम्ल इसेंशियल होता है, कौन सा अमीनो अम्ल नॉन इसेंशियल होता है। और जो नॉन इसेंशियल होता है वो शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित होता है। अब देखिए इसको याद करने कैसे करेंगे, जब इसेंशियल में बोल दिया मतलब जरूरी, तो जरूरी अगर जो शरीर में है तो वो शरीर अपने आप उसका संश्लेषण कर देगा, क्योंकि 10 क्या करता है, जो शरीर कर देता है संश्लेषण अमीनो अम्ल का, और 10 क्या करता है, ये लेना पड़ता है। तो शरीर कर देगा, उसका आपको टेंशन नहीं है, वो अपना काम करता रहे, लेकिन आपको अपना टेंशन है कि हम वो आगे जो 10 आने वाले हैं वो हम कैसे लें, ठीक है। तो वो इसीलिए इसेंशियल बन जाता है, वो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उसकी व्यवस्था करिए कि हमको वो 10 एसेंशियल लेना ही है। तो अगर आपसे पूछे कि नॉन इसेंशियल इसेंशियल में कौन है, तो याद रखेंगे, ये देखिए आईएएस 2012 में क्वेश्चन आया था और यूपी पीसीएस 2019 में क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन आया था दोनों ही, देखिए आईएएस का क्वेश्चन और पीसीएस का क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन आया। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि शरीर की कोशिकाओं में कौन से अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं, तो ये ग्लाइसिन होता है, सेरीन होता है, टायरोसिन होता है, ये तीनों याद रखेंगे, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन। ये पूछ लेगा कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन। अब देखिए मैं यहाँ पर देखिए लिखा वैसे नहीं हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी यहाँ लिखा हूँ। कई चैनल क्या करेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ाने में तो आपको खुद ही बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। एलेनिन याद रखेंगे 4 नंबर पर कौन सा होता है, एलेनिन होता है। ग्लूटामिक अम्ल होता है 5 नंबर पर। अब देखिए ग्लूटामीन, देखिए अगर ग्लूटामीन जो आपका अमीनो एसिड है, अगर ये आपके गेहूं में ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, रोटियां सही से नहीं बन पाती। यही क्वेश्चन आया था कि रोटियां सही से नहीं बन पाती हैं, क्या कारण होता है, तो वो ग्लूटामीन के कारण होता है। प्रोलीन होता है, आर्जिनिन होता है, स्पैरेजीन होता है, सिस्टीन होता है। सबको ज्यादा मत याद करिए, एक बार निगाह में याद रख लीजिए कौन इसेंशियल नॉन इसेंशियल होता है, कौन इसेंशियल होता है। और इसेंशियल नॉन इसेंशियल ये भी याद रखिएगा, जो हम बाहर से ले रहे हैं वो नॉन इसेंशियल होता है, जो शरीर की कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है वो नॉन इसेंशियल होता है। हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथोनिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थियोनिन, आर्जिनिन, ये सब क्या होता है, इसेंशियल होता है। ठीक है, तो उतना थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1-2-1 के अनुपात में बना पदार्थ होता है। कार्बनिक श्रेणी का ये तत्व होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1-2-1 के अनुपात में बना तत्व होता है, पदार्थ है। CHO, ये एक बार क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा गया था, कौन सा ऐसा तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट का नहीं बना होता, तो वहाँ ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन दिया था। तो क्या आप नाइट्रोजन लगाएंगे, नहीं, यहाँ नाइट्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 1-2-1 ये याद रखिएगा और CHO याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कार्य क्या होता है, ऊर्जा को उत्पादन। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से होते हैं, देखिए 2 स्रोत होते हैं यहाँ पर, कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम दिए हैं और वहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर मैं कहूँ फ्रक्टोज कहाँ से प्राप्त होता है, तो शहद और फलों से, सबसे ज्यादा पूछा जाता है फलों से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो फलों से फ्रक्टोज प्राप्त होता है। याद रखेंगे फलों से फ्रक्टोज प्राप्त होता है। प्लीज जो लोग नए होंगे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपका जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि आप सब अपना खुद का रिवीजन, अब मैं जब सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं रिवीजन भी करवाऊंगा इसी सब का, ठीक है। आप सब बने रहेंगे। और
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा-सा सपोर्ट किया करिए, क्योंकि कभी भी मैं सोचता हूँ वीडियो आपका स्किप ना हो पाए, डेली आपको देता रहूँ, ठीक है? तो तबीयत भी खराब रहती है तब भी मैं डालता हूँ, ठीक है? फ्रक्टोज क्या होता है? शहद व फलों में, याद रखेंगे, शहद व फलों में। सुक्रोज क्या होता है? गन्ने के रस में। सुक्रोज गन्ने, अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको फ्रक्टोज में। फा से फल याद रखिएगा, या फा से फ्रूट याद रखिएगा, फ्रूट, ठीक है, याद रखिएगा, फल फ्रूट ऐसे याद करिए। सुक्रोज गन्ने के, लैक्टोज कहाँ पर? दूध में, अभी हम बता दिए। माल्टोज कहाँ होता है? अंकुरित अनाज में। अब देखिए, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। सेलुलोज भी तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो याद रखिएगा प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधे प्रकृति में सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, अब देखिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये क्या है? मोनोसेक्राइड, यही एमपीपीसीएस में पूछा गया था, आईएएस में पूछा गया था कि कौन सा स्टार्च क्या आता है, तो वो पॉली। देखिए ऐसे अगर आपको, देखिए वैसे थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे लिखा गया है तो ऐसे आप दिमाग में लगाएंगे, अच्छा उस वहां पर ऐसे ही लिखा गया था तीनों, ठीक है, तो याद कर लेंगे यार। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। मोनोसेक्राइड कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है। फ्रक्टोज, ये जो आपका फ्रक्टोज फल दिख रहा है ये मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। और ये गैलेक्टोज भी, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये मोनोसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड कौन सा होता है? सुक्रोज होता है डाइसेक्राइड। माल्टोज होता है, लैक्टोज। तो डाइसेक्राइड कौन सा होता है? लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है। तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है, कैसे भी ट्रिक बना के याद करिएगा। डाई, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तो ये SML, SML, ठीक है, याद रखिएगा। डाइसेक्राइड, SML याद रखिएगा। डाई क्या होता है? डाई, डाई एक तो खेतों में डाला जाता है, देखते नहीं जब किसी धान या गेहूं, मुझे ये नहीं पता है पूरी तरह से कि डाई धान में डाला जाता है, लेकिन खेतों में डाला जाता है डाई, ठीक है। या डाई वहां भी डाला जाता है, आलू के खेत में जो बुआई होती है शायद वहां भी डाई डाला जाता है, तो वो थोड़ा सा स्मेल करता है, देखेंगे तो ये स्मेल याद रखिएगा। स्मेल, एस मतलब सुक्रोज, एम मतलब माल्टोज, एल मतलब लैक्टोज, ऐसे याद रखिएगा। डाई स्मेल करता है, SML ऐसा। देखिए अभी थोड़ा सा ट्रिक बनाया हूँ, अगर आपको पसंद हो तो याद कर लीजिए, नहीं तो वैसे ही याद कर लीजिए। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है। ये स्टार्च और सेलुलोज तो जरूर याद रखिएगा। पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज। ग्लाइकोजन, काइटिन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? जो ग्लूकोज हमारे शरीर में स्टोर होता है, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये काइटिन, काइटिन कहाँ? कीड़ों में पाया जाता है काइटिन, ठीक है। तो काइटिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब पॉलीसेकेराइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्च और सेलुलोज तो मैं नहीं भूलिएगा, चाहे सब भूल जाइएगा, ठीक है। ये स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है और सेलुलोज। अब देखिए ग्लूकोज के बहुलक क्या होता है? जो स्टार्च और सेलुलोज में अंतर अगर मैं बताता हूँ तो क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? वनस्पति से प्राप्त होता है। ग्लू सेलुलोज क्या होता है? ये भी वनस्पति से प्राप्त होता है, ठीक है। आयोडीन घोल से क्रिया करके क्या करता है? नीला और काला रंग प्रदान करता है। आयोडीन घोल से अपक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज आयोडीन घोल से क्रिया नहीं करता है। ये आयोडीन, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्च क्या होता है? आयोडीन घोल से क्रिया करता है। पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है, या कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। जो कोशिका भित्ति होता है शरीर, वो जो कोशिका भित्ति तो मनुष्य में पाया नहीं जाता, जानवर में पाया नहीं जाता, ये पेड़ पौधे में पाया जाता है। जो कठोर ऊपर की सल्क होती है वो कोशिका भित्ति की बनी होती है, ठीक है। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े। अब हम फैट के बारे में पढ़ते हैं। इसके फैट के बारे में पढ़ने के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। यही तीनों इंपॉर्टेंट ही है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब देखिए, इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड क्या है? आवश्यक वसीय अम्लों में संश्लेषण संभव नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ चीजें क्या होती है, जब संश्लेषण संभव, शरीर में संश्लेषण संभव नहीं होता है, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ाया था, किसके बारे में? यहाँ पर अमीनो अम्ल के, जिसको जिसका शरीर में संश्लेषण नहीं संबंधित होता, तो मतलब वो नहीं हो पाता है, उसको क्या कहते हैं? वो भोजन से हम लेते हैं। तो ऐसे ये भी है, जिसका शरीर में संश्लेषण नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं? भोजन से लेते हैं। भोजन में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा पाया क्या जाता है, तो सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, फैट ही पाया। अगर
कोई भी भोजन आप खा रहे हैं तो उसमें याद रखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा फैट ही पाया जाता है। ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से प्राप्त होता है हमें फैटी एसिड से। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा प्रयुक्त वसा ट्राइग्लिसराइड वसा, ठीक है, ये अभी सब हम पढ़ेंगे। अब देखिए आवश्यक वसीय अम्लें कौन सी होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया था कि जो अलसी होता है वो किस प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा अलसी तिलहन, अलसी और तीसी जो दोनों में आए, एक अलसी होता है एक तीसी होता है। जो लोग पढ़े होंगे, जैसे जो लोग जानते होंगे अलसी तीसी, उनको याद होना चाहिए तिलहन में आता है, ठीक है। अधिकतम उपस्थित होता है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का। याद रखिएगा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल की अधिकतम उपस्थित कहाँ होती है, तीसी और अलसी में। ये आरएएस 2012 का क्वेश्चन है कि अल्फा लिनोलेनिक की उपस्थिति सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो अलसी और तीसी तिलहनी फसलों में होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है। अल्फा लिनोलिक में ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है। उपयोग रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी करते हैं। तो याद रखेंगे रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में। अब यहाँ पर देखते हैं लिनोलेइक अम्ल क्या होता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल ये और लिनोलेनिक ये क्या होता है, ओमेगा 6। याद रखेंगे ये है ओमेगा 6। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओमेगा 6 में होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वसा के प्रकार, एक देखिए सेचुरेटेड फैट होता है, एक अनसेचुरेटेड फैट होता है। देखिए जो सेचुरेटेड फैट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड, अन याद रखिएगा अन, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड जो फैट होता है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। अब देखिए सेचुरेटेड जो फैट होता है मेनली कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब मैक्सिमम इसके मतलब सोर्स कहाँ से होते हैं, इसके मैक्सिमम सोर्स होते हैं ये जंतुओं से, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड फैट होता है उसके मैक्सिमम सोर्स क्या होते हैं, उसके मैक्सिमम सोर्स होते हैं पेड़ पौधे से। तो थोड़ा हम देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे सेचुरेटेड फैट क्या होता है, संतृप्त वसा क्या होता है, ठीक है। संतृप्त वसा क्या होता है, जिसमें CHO के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। आपसे अगर कोई पूछे सेचुरेटेड फैट बता दीजिए क्या होता है, तो जब सेचुरेटेड चीजें आ जाए, ना लिखा रहे, जो सेचुरेटेड लिखा रहे, तो आपके दिमाग में उसके लिए निगेटिव परसेप्शन होना चाहिए, ठीक है। और जब अन लिखा रहे तो पॉजिटिव परसेप्शन होना चाहिए। क्या होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कम अभिक्रियाशील होती है, स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है। जो अभी हम सब खाते नहीं है, कुछ कई लोग को देखे होंगे काफी फैटी हो गए होंगे, ठीक है, वो क्या खाते हैं, अनसेचुरेटेड फैट खाते हैं। स्रोत क्या होता है, जंतु वसा होता है। जंतु जैसे मांस मछली ये सब क्या खाते हैं, लोग खाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, जैसे घी मक्खन चर्बी आदि। इसमें अपवाद है, क्या है, नारियल का तेल ये भी आ जाता है। ये देखिए क्या मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ज्यादा जंतु वाला आता है, लेकिन ये नारियल का तेल ये क्या प्लांट से है, तो यही अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है यहाँ पर। याद रखिएगा नारियल का तेल ये भी क्या होता है, अगर यही पूछा जाता है कि नारियल का तेल कैसा फैट है, तो याद रखिएगा सेचुरेटेड फैट है, ठीक है। क्या नारियल के तेल में आप सब्जी बनाते हैं, नहीं बनाते, क्या रिकमेंड किया जाता है, क्या कंपनियों के द्वारा नारियल का तेल बताया जाता है कि सब्जी बनाइए, वो तो सिर्फ बालों वालों में लगाने के लिए होता है नारियल का तेल, ठीक है। उससे सब्जी नहीं रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये पता है कि ये सेचुरेटेड खराब चीजें आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा CHO में सिंगल बॉन्ड होता है, उसी को सेचुरेटेड फैट की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जंतु वसा में। इसलिए देखिए हमारे ऋषि मुनि क्या होते हैं, वो क्या कहते थे, पहले हमेशा क्या कहते हैं अनसेचुरेटेड फूड ही खाते थे, ठीक है। अनसेचुरेटेड फूड खाते थे वो हेल्दी रहते थे। और ये आज के समय में क्या है, इंसान क्या था, ज्यादा ये सेचुरेटेड फूड पर डिपेंड हो गया है, ये मांस पे चर्बी पे ये सब पे ज्यादा डिपेंड होकर रहा है। तो जब जैसी करनी वैसी भरनी, फिर आपको BP डायबिटीज ये सब प्रॉब्लम होती ही होगी, ठीक है। तो मनुष्य खुद ही भुगत रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन RO मेंस में आया हुआ है
कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। अब देखिए यहाँ पर अनसैचुरेटेड जो अच्छा चीजें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। CHO के मध्य याद रखिएगा डबल बॉन्ड, याद रखिएगा CHO के मध्य क्या होता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो डबल बॉन्ड होता है जिसमें, वही क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड फूड कहलाता है। अधिक अभिक्रियाशील होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पादप वसा पेड़ पौधे, ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। जैसे सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, ठीक है, याद रखेंगे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तो पेड़ पौधों के से जो प्राप्त होता है वो लगभग होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मछली का तेल। मछली का तेल क्या होता है, अनसैचुरेटेड। तो यही अपवाद ही पूछा जाता है आपके पेपर में, पूछा जाता है नारियल का तेल कैसा है, तो नारियल का तेल आप सोचेंगे ये तो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, तो ये अनसेचुरेटेड होना चाहिए, नहीं, नारियल का तेल सेचुरेटेड है। अब मछली का तेल वहां पूछ लेगा तो आप भी सोचेंगे मछली तो ये सेचुरेटेड में जंतुओं, जीव जंतुओं से, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, आज के बाद आप नहीं भूलिएगा कि नारियल का तेल, मछली का तेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रांस फैट। अब देखिए एक फैट होता है और एक ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट सबसे बेकार फैट होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये जो पूरे आज समाज में जो हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या होता है, यही ट्रांस फैट ही है। अब इसके बारे में अगर हम देखें, ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया था, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। खराब एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, याद रखेंगे लो डेंसिटी, जब हमारे शरीर में ट्रांस फैट बढ़ जाता है, ट्रांस फैट क्या होता है देखते होंगे, मतलब चर्बी बढ़ जाती होगी शरीर में, ठीक है, मतलब बहुत मोटे हो जाते होंगे आप। तो क्या एलडीएल जो होता है ये इसके स्तर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि हो जाती है। और क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, कि पूछा गया था कि अगर ट्रांस फैट बढ़ रहा है तो किसमें कमी हो जाती है, तो ट्रांस फैट अगर शरीर में बढ़ रहा है तो एचडीएल में कमी हो जाती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कमी हो जाती है, और एलडीएल बढ़ जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में बढ़ोतरी हो जाती है, और एचडीएल में कमी। तो मैं आप अगर आपसे पूछूं, एक मोटा आदमी है उसके अंदर एलडीएल ज्यादा होगा कि एचडीएल ज्यादा होगा, तो अगर कोई आप एज्यूम करिए कोई बहुत मोटा आदमी है तो उसके अंदर क्या होगा, एलडीएल होगा कि एचडीएल होगा, तो आप कहेंगे अगर मोटा आदमी है तो उसके अंदर एलडीएल होगा, ठीक है, और जो पतला मतलब है उसके अंदर एचडीएल ज्यादा होगा, ठीक है। तो वहां पर मोटे आदमी के अंदर एचडीएल की कमी हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे एचडीएल की कमी मोटे आदमी के अंदर हो जाती है। अब देखिए मोटा ऐसा नहीं कि मोटा हो सकता है, बहुत मोटा हो लेकिन उसके अंदर ट्रांस फैट ना हो, तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब समझ जाइएगा कि ऐसा नहीं कि वो मोटा है तो उसके अंदर ट्रांस फैट ही होगा, बहुत लोग अपना फैट करते हैं थोड़ा सा मोटा रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये क्या होता है, हृदय वाहिका में क्षति करता है, जो हृदय की नलिका होती है उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है जब ट्रांस फैट बढ़ जाता है। पशु जनित वसा हाइड्रोजनीकृत तेल, ठीक है, यह, अब देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक ऐसे क्वेश्चन ये कंपनी के फॉर्म में बनाया गया था, एक आईएएस का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, हृदय वाहिका क्षति पशु जनित वसा हाइड्रोजनीकृत तेल। अभी ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर। एक मिनट, ये कहाँ गया, मतलब आईएएस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस चीज को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, अगर दिख जाएगा वो क्वेश्चन तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पर नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आईएएस 2011 में क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन लगा इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ कह रहा, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा, ट्रांस फैट नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है, मतलब मैं एक फैक्ट्री ओपन किया हूँ और मैं एक तेल बेच रहा हूँ, ठीक है, या कोई आहार मतलब कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, और मैं उस प्रोडक्ट के बारे में ये परसेप्शन बना रहा हूँ लोगों के बीच में कि उसमें ट्रांस फैट नहीं है। तो उसमें अगर ट्रांस फैट नहीं है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, तो उसका मतलब क्या है, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं,
किसके कारण? हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए, ये एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं। तो पशु हम देखिए हमेशा अगर बोले हैं आपसे, जो जीवों से होते हैं, जीव जंतु से अगर तेलों से, तो वो क्या आ जाता है? वो सैचुरेटेड में आ जाता है। तो ये कह रहे हैं ट्रांस फैट नहीं हुए, ठीक है, तो ये भी सही है कि अगर वो कंपनी कह रही है कि वो पशु, मगर पेड़ पौधे वाला जो पादप वाला होता है वो अनसेचुरेटेड हो, तो उससे तो बोल नहीं रहा है। कह रहे हैं कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं, यहाँ नहीं वर्ड लिखा गया है, नहीं निर्मित किया गया, ट्रांस फैट फ्री है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। अब मैं अपने तीसरे वर्ड में बोल रहा हूँ कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो ये भी मैं सही बोल रहा हूँ। तो मैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कह रहा हूँ कि हाइड्रोजनीकृत जो तेल होता है वो इसमें नहीं है, ये सैचुरेटेड फैट नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ कह रहा हूँ कि वो जो आपका डायबिट ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी इसमें से सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पकड़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, और किस प्रकार से उसका सही आंसर लगाना है, मेन ये होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो बहुत ही करवा दूं, लेकिन मेन चीज याद रखने वाला कौन सा है, कितना चीजें याद रख पाते हैं। अब आपको भूलेगा नहीं भूलेगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हम पहुंचे थे, एक मिनट, कहाँ पे पहुंचे थे? यहाँ पे पहुंचे थे। अब देखिए वसा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बहुत कम होता है। जिसमें वसा होता है उसमें क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बहुत कम होता है, ये याद रखिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पूछा गया था फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। पूछा जाता अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर में से सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। तीसरा पूछ रहा सेब, मूंगफली और सेब में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये मूंगफली है सबसे अच्छा स्रोत। अब यहाँ पे देखते हैं बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। देखिए बाल हुआ, नाखून हुआ, खुर हुआ, ये सब केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किससे? केराटिन प्रोटीन का बना। भी प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मानव के बाल और नख में विद्यमान प्रोटीन है, ये है केराटिन। आपका बाल जो है, आपका नाखून जो है, उसमें केराटिन प्रोटीन विद्यमान है। लंबे समय तक की कसरत का मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लगभग 10 पेज था, लिखने में हमको थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा। अगर आप नहीं वीडियो एक दो दिन में आ पाया है तो आप ये सोच लीजिए कि थोड़ा सा उसमें आपका कंटेंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की खोज किसने किया था? यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन की खोज किसने किया था। तो प्रोटीन की खोज किसने नाम को किया था? जे बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज किया था। नामकरण किसने दिया था? जे जे मुल्डर ने इसका नामकरण किया था। तो जे जे मुल्डर नामकरण किया था, जे बर्जीलियस इसकी खोज किए थे। यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन ये जो रहता है ये संग्रहित नहीं होता है। अब देखिए निर्माण की बेसिक इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। जैसे आपके शरीर की बेसिक यूनिट अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताते हैं? सेल बताते हैं। उसी तरह क्या होता है प्रोटीन की, अगर मैं बेसिक यूनिट पूछता हूँ, तो इकाई पूछता हूँ, तो क्या बताएंगे? अमीनो अम्ल बताएंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 16%, नाइट्रोजन और कुछ सल्फर इसमें होता है। शरीर का लगभग 16% भाग क्या होता है? प्रोटीन। शरीर का लगभग कितना? 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्लड प्रोटीन, प्रोटीन देखिए कई प्रकार से होते हैं। जैसे इनका कार्य क्या होता है? थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। देखिए प्रोटीन भी लगभग जितना 4% तो ऊर्जा, मतलब 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादन करता ही है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत में ये सहायक होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि ये हमारे त्वचा में पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं प्रोटीन। इसीलिए क्या होता है, पूछा जाता है सबसे ज्यादा अब देखिए यहाँ दो चीजें होती है। शरीर का लगभग 16% भाग क्या होता है? प्रोटीन। ये अलग क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मसल्स में सबसे ज्यादा पाया किया जाता है। तो मसल्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है?
प्रोटीन, वो कितना लगभग 80% तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग वर्ड याद रखना, नहीं तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर 80% है, यहाँ 16 कैसे। अगर पूरा देखा जाए तो उसमें 16% सिर्फ प्रोटीन का है। अगर पूरा सिर्फ मसल्स की मैं बात करूं, मसल्स में कितना पाया जाता है, तो वो 80% पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कोशिका जीवद्रव और ऊतक के निर्माण में प्रोटीन विकृत करते हैं एक्स किरणें, ठीक, एक्स रेज। ठीक है, विकृत प्रोटीन ये किसमें, ऊर्जा के निर्माण में, कोशिका जीवद्रव और ऊतक के निर्माण में ये सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन विकृत करते हैं, क्या करते हैं, एक्स रेज। ठीक है, तो एक्स रेज क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कमी से होने वाला रोग क्या होता है, ये दोनों याद रखिएगा, रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कमी से होने वाला रोग है क्यूसी और कर रोग है और मैरास्मस रोग है, तो ये दोनों याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वासिकर रोग हो जाता है और मरेस्मस रोग हो जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन के अन्य। अब देखिए एक होता है ब्लड प्रोटीन। अब बहुत बार पूछा जाता है कौन सा ब्लड प्रोटीन है और कौन सा ब्लड प्रोटीन नहीं है। अब देखिए थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है ये ब्लड प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये भी ब्लड प्रोटीन होता है, फाइब्रिन जो होता है ये भी ब्लड प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये भी ब्लड प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन ब्लड प्रोटीन, ग्लोबिनोजन प्रोटीन ब्लड प्रोटीन। तो ये इतना याद रखेंगे, ये ब्लड प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। कोलोजिन याद रखिएगा, कोलोजिन जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से प्रकार का पाया जाता है, तो कोलोजिन प्रोटीन जो होता है, कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में पाया जाता है। क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, ये मसल्स में पाया जाता है, इसीलिए मसल्स हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है, तो यही सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन जैसे हड्डियों की अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो उसी से ये भी बना है। ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो देखिए सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से जो निर्मित होते हैं और किसी चीज से नहीं, एल्बुमिन, हिस्टोन, ग्लोबिन्स और ग्लूटीन। अब देखिए कुछ प्रोटीन हम बाहर में डाइट के थ्रू लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, गाजर खाते हैं तो गाजर में हमें कैरोटीन प्रोटीन मिलता है। याद रखें गाजर में कैरोटीन मिलता है। अंडे में क्या मिलता है, अंडे से एल्बुमिन प्रोटीन मिल जाता है। दूध में हमसे कैसीन प्रोटीन मिलता है। नारियल से जिलेटिन प्रोटीन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नारियल से, नारियल से कौन सा प्रोटीन मिलता है, जिलेटिन प्रोटीन मिलता है। और टमाटर से लीकोपीन प्रोटीन मिलता है। तो लीकोपीन प्रोटीन किससे मिलता है, टमाटर से, ये भी याद रख लेंगे। प्रोटीन के बारे में इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा, इतना ही याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रमुख खनिज और उसके कार्य। अभी तो हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटो आपको प्रोटीन पढ़ा, वसा पढ़ा, तीन चीजें पढ़ ली। अब देखिए कुछ अलग से भी खनिज पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, तो उनके बारे में हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, इतने ही है लगभग, मेन मेन हम लिख दिए, बहुत होते हैं ठीक है शरीर के लिए, लेकिन जो मेन आपके पेपर में पूछा जाता है उसी के बारे में देखिए। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, पोटेशियम कहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर हमारे डाइट में सबसे ज्यादा पोटेशियम लेने की अगर बात करते हैं, तो सेब में। अगर एक जो हार्ट से प्रॉब्लम व्यक्ति है, अगर वो सेब लेता है जिसमें पोटेशियम होता है, वो क्या करता है, काफी अच्छा होता है। तो याद रखिएगा स्रोत क्या होता है पोटेशियम का, केला होता है, खजूर होता है, बीन्स, ब्रोकली आदि होता है। कार्य क्या होता है, पीसीए संकुचन होता है। याद रखिएगा पीसीए संकुचन, मतलब जो हमारा हाथ मुड़ता उड़ता है, ये सब इससे पोटेशियम के कारण। तंत्रिका आवेग का संस्करण, शरीर में विद्युत अपघटन का संतुलन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पोटेशियम के बाद किसको याद करेंगे, सोडियम याद रखेंगे। पोटेशियम सोडियम साधारण नमक से हमको प्राप्त होता है, मछली अंडे से प्राप्त हो जाता है सोडियम। पेशीय संकुचन, ये भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशीय संकुचन से कौन, देखिए पेशीय संकुचन से तीन चार ऑप्शन में दिया था, कैल्शियम भी दिया था आपका, ठीक है, और ये यहाँ पर सोडियम भी दिया था। ठीक है, यही 2013 में दोनों यही एक ही क्वेश्चन आया था कि पेशीय संकुचन के लिए कौन सा ये खनिज पदार्थ जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा, सोडियम और कैल्शियम। अब देखिए शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटन संतुलन करता है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम, देखिए
दूध, पनीर, अंडा, मछली, अन्न, साबुत रागी में पाया जाता है कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत, हड्डी और दांतों को यही मजबूत करता है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। लोहा देखते हैं, पालक, करौंदा, कलेजी, हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग, ठीक है। तो अंडे का जो पीला भाग है उसमें भी आयरन होता है, जो अंडा नहीं खाते उसमें अंदर का पीला भाग होता है, ठीक है। रागी होता है, कलेजी होता है, इसमें आपको आयरन मिल जाता है। आरबीसी, इसका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। आरबीसी का जो निर्माण होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन का, वही करता है, ठीक है। ये एफ ही करता है, आयरन ही करता है। मांसपेशियों में संकुचन, यही। तो अगर तीनों चीजें क्वेश्चन आया हुआ है कि सोडियम, Fe और C कौन पेशीय संकुचन के लिए जिम्मेदार? टिश्यू का ऑक्सीजन, ऊतकों का ऑक्सीकरण करता है। अब देखिए किस पे करना, फास्फोरस। दूध, पनीर, कलेजी, हरी पत्तीदार सब्जी, जई सब्जियां हड्डियों और दांतों को मजबूती क्या प्रदान करता है? फास्फोरस। याद रखिएगा, दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है फास्फोरस, ठीक है। 50 फास्फोरस जो 85% होता है वो बोन में ही पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? बोन में ही पाया जाता है। 14% सॉफ्ट टिश्यू में पाया जाता है। अब देखिए आयोडीन क्या है? आयोडीन नमक इसका स्रोत है। समुद्री खरपतवार, मछली आदि आयोडीन के स्रोत हो सकते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक, जो आपका वो बीमारी हो जाती है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, वो इसमें आयोडीन ही काम आता है, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, पालक, कद्दू के बीज, बादाम तंत्रिका पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होता है, कैंसर से बचाव हेतु आवश्यक होता है, ठीक है। ये क्या, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। कॉपर की बात करते हैं, मछलियां, यकृत, अनाज हीमोग्लोबिन संश्लेषण में सहायक होता है, किसके? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी फैक्ट पेपर में पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता है कोई उठा के आपसे पूछ ले। मस्तिष्क में एड्रीनेलिन और डोपामाइन आदि होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मस्तिष्क में क्या, एड्रीनल और डोपामाइन आदि। न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन क्या है? टायरोसिन, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है न्यूट्रास्पेटिकल्स, याद रखिएगा, न्यूट्रास्पेटिकल्स जो उत्पाद होते हैं ये क्या होते हैं? पोषण के साथ औषधीय गुण के वाले खाद्य होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ क्या होते हैं, जब आप खाते होंगे क्या होता है, उसको आपको पोषण मिलता ही है, औषधीय गुण भी प्राप्त होता है। जैसे क्या होता है, एक फल होता है, अ, अरे बहुत से फल होते हैं, जैसे आप कुछ फल, जैसे फल को श्रेणी में ज्यादा आ जाते हैं, जब आप उसको खाते हैं तो उसको आपको क्या करता है, औषधीय गुण भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे मेनली आप देख, पपीता, पपीता खाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आपको मिल जाती हैं, विटामिन सी भी मिल जाता है उसमें, ठीक है। पूछा गया पपीता में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है पपीता में, ठीक है। तो पौधों के साथ औषधीय गुण, ठीक है, वो वाले पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रास्पेटिकल्स उत्पाद होते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य, ठीक है। ये नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। ये ये देखिए ये दो बार आ गया है। यहाँ पर है धमनियों का कठोर होना। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर, मतलब जब असामान्य स्तर कोलेस्ट्रॉल में बढ़ जाता है तो क्या होता है, धमनियों का कठोर हो जाता है, जिससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉब्लम होता है। कोलेस्ट्रॉल है क्या, जंतु में उपस्थित वसीय एल्कोहल। याद रखिएगा, जो जंतुओं में उपस्थित वसीय एल्कोहल ही कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है लीवर में। याद रखिएगा, विटामिन ए मानव शरीर में लीवर में संचित होता है। विटामिन ए का प्रचुरतम प्राकृतिक स्रोत आम होता है, ठीक है। आम से हमें विटामिन डी, जो पके आम होते हैं उनसे, ठीक है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सूखे फल, जिसमें बादाम भी आ जाता है, काजू भी आ जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए, ठीक है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? बादाम और काजू, ठीक है, बादाम और काजू। जीवधारियों के लिए दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व कौन सा होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीवधारियों के लिए पोषक दीर्घ मात्रा का पोषक तत्व कौन सा होता है? पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये याद रखेंगे। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी बेरी रोग हो जाता है।
दीर्घ मात्रा का माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछ रहा है, MACRO, ठीक है, माइक्रोपोरा, माइक्रो नहीं पूछ रहा, ये याद रखेंगे, आरओ में आया है इसलिए मैं ज्यादा फोकस करता हूँ इस पे। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 3 से 4% लगभग होती है, और गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 7 से 8% होती है, ये भी याद रखेंगे। गाय के दूध में कितना होता है, मतलब एवरेज फैट कितना होता है, 7 से 8% होता है लगभग गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा, और भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा, ये देखिए उल्टा हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए। गाय के दूध में अगर औसत वसा की मात्रा पूछा जाए तो ये 7 से 8% यहाँ होना चाहिए, और ये यहाँ होना चाहिए गाय के दूध में 3 से 4% लगभग, ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है, ये मैं खुद ही सही कर देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर 7 से 8%, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, 7 से 8% क्या होता है, भैंस में फैट होता है, जो भैंस का दूध होता है वो ज्यादा फैटी होता है, और ये 3 से 4% इस पर लग लीजिए, ठीक है, लगभग। तो याद रखिएगा, अगर भैंस के दूध में देखा जाए तो वो फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और गाय के दूध में देखा जाए तो फैट की मात्रा कम होती है। किस विटामिन से को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो कौन सा विटामिन सी जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी, क्योंकि बी और सी क्या होता है, ये जल में घुलनशील है, और जब जल में घुलनशील होगा तो वो आपके यूरिन के थ्रू या पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो याद रखिएगा भंडारित नहीं होगा ये, ठीक है, बी और सी ये भंडारित नहीं होता। किस विटामिन की कमी से होने वाला घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं, तो विटामिन सी की कमी जो अगर हो जाता है तो जो घाव होता है वो जल्दी नहीं बढ़ते हैं। याद है, इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक क्या होता है जो कट जाता है, खून हमेशा बहता रहता है, वो विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर धान की भूसी में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B1, जिसको अब बेरी बेरी रोग हो जाता है, B1 का रासायनिक नाम थाइमीन होता है, इसी के साथ बेरी बेरी रोग होता है। अब देखिए, बासमती चावल का लंबा होने का कारण क्या होता है, एमाइलोज एमाइलेज बासमती चावल के लंबा होने का कारण होता है। बासमती चावल के मध्यम और छोटा होने का कारण क्या होता है, ये एमाइलोपेक्टिन। याद रखिएगा, अगर बासमती चावल का लंबा पूछे तो एमाइलोज होता है, पूछा गया है, पूछे नहीं, ये पूछा गया है। और बासमती चावल के मध्यम और छोटा होने का कारण क्या है, एमाइलोपेक्टिन होता है, ये दोनों याद रखेंगे। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हमने बताए हैं। विटामिन डी आपके शरीर में पहले से मौजूद रहता है, उसको क्या करते हैं, सूर्य की किरणें क्या करती हैं, एक्टिव करती हैं, तो वो विटामिन डी हार्मोन होता है। किस विटामिन की कमी होने पर स्वप्न याद नहीं होते, विटामिन 6 जो होता है इसकी कमी होने पर स्वप्न याद नहीं होते। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया था, पनीर उत्को टिश्यू की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जो देखो पनीर होते हैं, आप पनीर जब खाते हैं तो वो बहुत ही आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपका जो बॉडी होता है उसके लिए जो टिश्यू इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्रिएट करते हैं, उनको बनाते हैं आपके शरीर में, ठीक है। तो पनीर क्यों इम्पोर्टेंट, जब पनीर खाया करिए तो ये सोचिए करिए, मतलब थोड़ा सा अगर मन भी ना करे थोड़ा सा ज्यादा ही खाया करिए, क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि इससे हमारे टिश्यू डेवलप होंगे, शरीर के अंदर हमारे जो टिश्यू हैं उनके वृद्धि होने में सहायता प्रदान करेगी पनीर, जिसको चीज कहते होंगे आप, ठीक है। प्राजैविक या प्रोबायोटिक्स या प्रोबायोटिक, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे आया है, दो बार आ चुका है आईएएस, एक 2008 में आया है, एक 2022 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो आईएएस में आया है क्वेश्चन, आपके पेपर में भी आ सकता है, ये होता क्या है। मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु जो किससे बने होते हैं, जीवाणु से और ईस्ट में विद्यमान होते हैं। जो प्रोबायोटिक या खाद्य पूछे या प्रोबायोटिक से होता क्या है, तो ये जीवाणुओं के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इस ये किससे बने होते हैं, जीवाणु तथा ईस्ट, बैक्टीरिया और ईस्ट से ये निर्मित होते हैं, किससे किससे, बैक्टीरिया और ईस्ट से निर्मित होते हैं। प्रोबायोटिक फूड आंत को मेंटेनेंस में सहायक होते हैं, जो आंत का मेंटेनेंस होता है उसमें सहायक होते हैं।
ये आहार नाल में नली में विद्यमान होते हैं। कहाँ पर? आहार नाल में विद्यमान होते हैं। तो याद रखेंगे प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? हमारे आहार नाल में विद्यमान होते हैं, आंत के मेंटेनेंस में सहायक होते हैं और जीवाणु ईस्ट इसमें विद्यमान होते हैं। ये खाने योग्य भी होते हैं। याद रखेंगे ये खाने योग्य होते हैं, प्रोबायोटिक या प्रजैविक। प्रोबायोटिक ही याद करिए क्योंकि आपको पेपर में प्रोबायोटिक्स ही दिया था। विटामिन सी का अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायता करता है। देखिए अगर मैं लौह की बात करता हूँ तो अगर मैं पूछूं क्या माँ के दूध में लौह पाइए, क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, क्या माँ के दूध में लौह पाया जाता है? तो इसमें अभाव होता है लौह का। ठीक है, देखिए विटामिन और प्रचुर स्रोत, यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन सी लौह के अवशोषण में सहायता करता है, सिंथेसिस में सहायता करता है विटामिन सी। अब देखिए यहाँ विटामिन 6 धान का चोकर राइस ब्रेन प्रचुर स्रोत होता है। विटामिन ई गेहूं अंकुरित अगर तेल हो तो विटामिन ई के लिए काफी फायदेमंद होता है, विटामिन ई मिल जाता है उसमें। विटामिन के अल्फा अल्फा याद रखेंगे, विटामिन के अल्फा अल्फा। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ठीक है, तो कॉड यकृत ऑयल। ठीक, अब देखिए सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त। तो देखिए जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना ऊपर लगा लेती होंगी एक फोटो सूरजमुखी का, इसके बाद बेच देती हैं। ठीक है, तो जो कि वो भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। असली तो मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, उसमें पता न क्या क्या मिला के भेज देते हैं। सभी अमीनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? अंडा होता है। ठीक है, तेल खाना हो सिर्फ एक ही चीज तेल खाइए, सिर्फ सरसों का तेल खाइए। कोई कितनी भी कंपनी का है, क्योंकि कंपनी सब कुछ प्रॉफिट पर काम करती है। ठीक है, उनका सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, कोई हेल्थ नहीं देखता। ठीक है, सिर्फ आप जाइए तेल जहाँ मशीनें तेल की पेराई होती है वहां से मतलब ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मतलब पैक वाला भी मस्टर्ड ऑयल न लीजिए, एकदम जहाँ मशीनें पेराई होती है वहीं से लीजिए। आपके बाल भी कभी नहीं झड़ेंगे, आपका हेल्थ भी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। क्या अब पहले क्या होता था? पहले ऋषि मुनि क्या होते थे या हमारे पूर्वज तो क्या थे, ये सब ऑयल थोड़ी खाते थे जो आप सब रिफाइंड ये सब खाते हैं। सब पहले क्या खाते थे? ये तेल वाले सरसों का तेल खाते थे। तो क्या पहले सबका बाल झड़ता था? मैक्सिमम केस में नहीं झड़ता था। हाँ झड़ता था लेकिन उतना नहीं झड़ता था। किसी को बीपी था, बहुत कम रेयर केस में बीपी होता था। ठीक है, तो सभी का वो क्या है स्रोत? ये जो तेल खाते हैं इसी सभी बीमारियों की जड़ होती है। तो आप सिर्फ क्या करिए, किसी भी कंपनी के बहकावे में मत आइए, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही का ही सेवन करिए। अब देखिए माँ के दूध के गुण क्या होता है? बच्चा कम मोटा होता है। अब देखिए माँ के दूध के गुण पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? बच्चा बहुत कम मोटा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ये सामान्य दूध की से तुलना कर रहे हैं। सामान्य दूध पिलाएंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, और प्रतिरोधक क्षमता उससे अधिक होती है माँ के दूध को अगर पिलाने से, इस सामान्य दूध की तुलना में उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ये आईएएस 1994 में क्वेश्चन आया है। माँ के दूध में लौह का अभाव पाया जाता है, ये यूपीपी से 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। माँ के दूध में किसका अभाव पाया जाता है? लौह का अभाव पाया जाता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यूपीपी 2000। देखिए माँ से बहुत ज्यादा रिलेटेड, माँ के दूध से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो माँ दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम होती है। कितनी है? 45 ग्राम, जो सामान्य महिला काम करती है। ठीक है, वृद्धों में युवा की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है कि जो जो मतलब दादाजी हैं उनको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होगी कंपेयर टू हम सब में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? जैसे लोहा हुआ, कोबाल्ट हुआ, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम, ये माइक्रो होता है, यम आई होता है। ठीक है, और माइक्रो में मैं क्या बताया हूँ? यम ए सी आर ओ। तो माइक्रो में बताया हूँ जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, वो सब जो आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं। सूक्ष्म तत्व वह होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर होती है परंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर
भैंस के दूध की औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। गाय के दूध की औसत फैट की मात्रा 3.5 से 4% होती है। तो मतलब उसी के आसपास, चाहे 7 से 8 लिख दीजिए, इसी के बीच में वायरी करता है, या 3 से 4 के बीच में वायरी करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वहाँ अलग है यहाँ अलग है, उसी के बीच में वायरी करता है। का ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, चाहे 7.2 दे सकता है, 3 दे सकता है, मतलब इसी के आसपास ही रहता है। ठीक है, अब देखिए, दूध का पीलापन बीटा कैरोटीन होता है, और भैंस का सफेदपन कैसीन के कारण होता है। अब ये मत सोचिएगा कि दूध में कैसीन नहीं, ये गाय के दूध में कैसीन नहीं पाया जाता। गाय के दूध में भी कैसीन पाया जाता है, लेकिन उसके साथ बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, जो थोड़ा सा पीला कर देता है। और भैंस के दूध में कैसीन तो पाया ही जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या, अब देखिए, प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, मैं यहाँ पर ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कह रहा प्रोबायोटिक जीवाणु तथा ईस्ट से बने होते हैं। अभी हमने बताया जीवाणु तथा ईस्ट से बने होते हैं। दूसरा क्या है, प्रोजाय दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। तो हाँ, ये भी सही है। जो दुग्ध होते हैं, शुगर होते हैं, उनके पाचन में सहायक होते हैं, ये भी सही है। यानी कि प्रायोगिक जीव खाए जाने वाले खाद्य होते हैं, किंतु नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। हमने क्या बताया, पाए जाते हैं हमारी आहार नली में, तो ये तो गलत ही होगा। 1 और 3 सही होगा, सी वाला। जल्दी जल्दी कहूंगा, अच्छा वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बार 1 2 नली में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद क्या होते हैं, तो हमने क्या बताया, जो पोषक के साथ जो औषधीय प्रभाव देते हैं वही होते हैं। तो पोषक और औषधीय जो प्रभाव होता है वही होते हैं। फंक ने किसका आविष्कार किया, फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन का आविष्कार किया था। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। नौ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो विटामिन ए की खोज किसने की, मैकुलर ने। विटामिन बी की मैकुलर ने। विटामिन सी की जेम्स लिंड ने। और विटामिन डी की पाल मोडर ने नहीं किया। तो ये गलत है आपका, एमपीपी से 2017 में का आया था। अब यहाँ अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। अब देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे रीजन देखिए। अभी हमने क्या बताया था, जो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, तो ये एकदम सही है, क्योंकि कुछ विटामिन क्या होते हैं, बाहर से लिए जाते हैं। हम सब विटामिन, जैसे इसी प्रोटीन के केस में भी, अमीनो अम्ल के केस में भी था, इसमें भी था। अमीनो अम्ल हमने क्या कहा था, इसेंशियल, कुछ नॉन इसेंशियल थे। जो इसेंशियल थे उनसे बाहर से लिया जा रहा था। ऐसे इसमें भी होता है कि अधिकांश जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते अधिकांश विटामिन, ये एकदम सही है। अब यहाँ पे करा के मानव केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इसेंशियल नहीं। मानव शरीर मानव अंग, वही जो अमीनो अम्ल के केस में था वैसे ही यहाँ भी केस है। जो अगर मानव शरीर की बात आ जाए, तो वो नॉन इसेंशियल पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं। किसमें, मानव अंग जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल पोषक तत्वों का संग्रहण करते हैं। यहाँ पे करें अनिवार्य पोषक, इसेंशियल। इसेंशियल हमेशा जो होता है वो बाहर से ही लिया जाता है। क्या होता है, जब इसेंशियल की बात आ जाए तो वो हमेशा बाहर से ही लिया जाता है। मैंने कई बार क्वेश्चन बता दिया जाए, तो किंतु आर गलत है, ये सही है और आर गलत है। यहाँ पर ए वाला एकदम सही है, पूरी तरह से नहीं कर सकता। और दूसरा कह रहे हैं यहाँ अनिवार्य, ये अनिवार्य लिखा होता, मतलब नॉन इसेंशियल लिखा होता, तब सही हो जाता। ठीक है, तो सही हो जाता ये। ठीक है, अब देखिए, मानव शरीर क्या क्या कर सकता है संश्लेषण। मानव शरीर विटामिन डी का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर विटामिन बी 12 का संश्लेषण कर सकता है। किसका, विटामिन बी 12 का संश्लेषण कर सकता है। ये तीनों मानव शरीर कर सकता है। देखते हैं, यहाँ सी वाला आंसर सही होगा। विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ बताइए विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक, सही है। कुछ विटामिन हार्मोन
की तरह काम करते हैं। तो जैसे विटामिन डी होता है, हार्मोन की तरह ही काम कर रहा है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है लीवर में जमा होता है। विटामिन के जल में, विटामिन के जो होता है वसा में, फैट में घुलनशील होता है। तो डी वाला आपका गलत है। बीओ 2019 में आया है। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगे, अगर चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन देखेंगे और यहाँ नहीं देखेंगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन ये बन जाता है। इसमें कोई जान नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर चौथा आप सही से देखे हैं कि कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में। जल में अगर आ जाए तो बीसी याद रखिएगा बस, ठीक है। तो ट्रिकोरिक आप बनाए होंगे तो ट्रिकोरिक भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं होती हैं। जो बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है वो होते हैं। तो कौन कौन से, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है, तो कौन सा होता है। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, पोटेशियम पढ़ा, सोडियम पढ़ा, मैग्नीशियम पढ़ा और कैल्शियम पढ़ा। तो आपका सी वाला आंसर होगा। याद रखिएगा पोटेशियम की इंपॉर्टेंट होती है, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। यहाँ मॉलिब्डेनम आ गया इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ताम, ये सब गलत। तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आईएएस 1996 में आया था। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। अभी हमने कहा है कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो कौन सा, हम कहें अगर बी और सी, बी सी कहाँ घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और जल यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो वो कहाँ से भंडारित होगा, तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए बस। और यहाँ पर कीड़ा लिखा गया है तीनों, के ई डी ए। अब ये फैट में घुलनशील है, तो फैट हमारा जमा रहता है। वो फैट तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में निकाल कर फेंक दें, आपको जिम जाना पड़ेगा, हर चीज का फैट जाके कम होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो शरीर में ही भंडारित होता है। और देखिए यहाँ पर किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफिलॉर कहते हैं। अब आर्गो आ गया है आपको, ठीक है। याद रखिएगा आर्गो जब पूछा जाए तो क्या बोल बताएंगे, D2 बताएंगे। याद रखेंगे क्या, D2 बताएंगे, आर्गो कैल्सिफिलॉर, ठीक है। D2 होता है। बीपीएससी 2016 में आया हुआ था। सामान्य दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल, याद रखिएगा रेटिनॉल सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए, ठीक है। रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो रेटिनॉल। विटामिन से हर बार क्वेश्चन आता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 है, ये हमने बताया। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलेय है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कहाँ पर, मेंस में आया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। एकदम आपका सही कर रहा है। और विटामिन B12 जल में विलेय है। विटामिन बी और सी क्या है, जल में विलेय है, तो ये भी एकदम सही है। चाहे 12 हो, कोई भी विटामिन B6 5 कोई भी हो, वो जल में विलेय है तो विलेय है, ठीक है। तो याद रखिएगा विटामिन बी अगर आ जाए तो जल में विलेय है, तो एकदम सही है ये भी। विटामिन B12 यकृत में 3 से 5 वर्षों तक, देखिए ए भी होता है और विटामिन B12 भी होता है, तो दोनों ही सही है। अब लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन पहले वाले का कर रहा है वो गलत है। कह रहे हैं जल में विलेय होगा। अगर जल में विलेय होगा तो कैसे लीवर में संग्रहित होगा, कैसे लीवर में संग्रहित होगा, यकृत में लीवर में कैसे संग्रहित होगा, नहीं हो सकता, वो तो निकल ही जाएगा। तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन ये सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कंट्रडिक्शन हो गया। जब जल में विलेय होगा तो बाहर निकल जाना चाहिए, कैसे संग्रहित है, तो ये तो गलत है। संग्रहित और विलेय जल में, ये दो कंट्रडिक्शन हो गया, इसीलिए ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो बी वाला आपका सही है। देखिए निम्नलिखित विटामिन में कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक, विटामिन B6 कौन सा भी सुमेलित नहीं है, विटामिन B6, विटामिन B12 विटामिन ई, विटामिन के। देखिए सब कुछ सही है, धान का चोकर, टू कार्ड, ये गलत है, ठीक है। सी वाला गेहूं अंकुरित तेल ये भी सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल। और ये विटामिन के क्या है, अल्फा अल्फा। विटामिन B2 क्या होता है, याद रखेंगे विटामिन B2 यही नहीं होगा, यहाँ डी होता है। कॉड एकत्रित तेल, अभी हमने क्या बताया था, कॉड एकत्रित तेल के लिए कौन सा विटामिन होता है, तो कॉड एकत्रित तेल के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है। याद रखेंगे विटामिन डी, कॉड एकत्रित तेल। सुमेलित नहीं है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है,
कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले सी देखिए, सी नींबू में पाया जाता है। डी कॉर्ड एक्रिक तेल में पाया जाता है। विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है। विटामिन ए संतरा में नहीं, आम में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर विटामिन K, D, E, C, ठीक है, ये बताइए विटामिन K, D, E, C, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा सही है? देखिए विटामिन के क्या है? अल्फा अल्फा। विटामिन के आ जाए तो अल्फा अल्फा जरूर लगाइए। विटामिन डी क्या है? कॉर्ड एक्रिक। विटामिन डी का कॉर्ड एक्रिक तेल कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अभी 4 से 5 सालों का पीछे जरूर पूछा गया है। विटामिन ई कहाँ है? तो विटामिन ई क्या है? गेहूं भ्रूण तेल, याद रखिएगा, गेहूं भ्रूण तेल। विटामिन सी कहाँ है? नींबू में, ठीक है, विटामिन सी नींबू। सिंपल ही क्वेश्चन था, RO 2016 में आया था, ठीक है। अब यहाँ नींबू लिखे तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B3 नियासिन जिसको बोलते हैं, उसको पेलग्रा रोग हो जाता है। फोलिक एसिड रक्त अल्पता हो जाता है, मतलब फोलिक एसिड विटामिन B9 होता है, वहां पर क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। और जो विटामिन डी होता है ये गलत है। और यहाँ रिकेट्स होता है, रिकेट्स बच्चों में। ऑस्टियोमलेशिया कहाँ पे होता है? बड़ों में होता है। यहाँ तो डी वाला गलत है, वो सी वाला ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स। सुमेलित ने विटामिन डी सुखंडी, याद रखिए, सूखा रोग, ये भी सही है, विखंडी सूखा रोग। विटामिन सी मसूड़ों में खून आना, सी ठीक है, सही है। विटामिन ए, विटामिन बी, ये देखिए विटामिन B1 क्या है? बेरी बेरी, याद रखेंगे, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन ई से रतौंधी रोग होता है, गठिया रोग नहीं होता, रतौंधी रोग होता है। देखिए RO 2017 में कुछ नया है। भोजन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो भोजन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे प्रमुख अंग होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो अभी हमने क्या बताया था? नाइट्रोजन जो होता है किसका आवश्यक अवयव नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, 1:2:1 के अनुपात में होता है। क्या इसमें नाइट्रोजन लिख रहा है कार्बोहाइड्रेट में? नहीं, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, तो नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। DNA का है, क्लोरोफिल का होता है, RNA का होता है। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। अगर CHO देखिए, ये उल्टा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाता कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं है तो नाइट्रोजन लगा देते। ये उल्टा पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है, ठीक है, CHO ही इसमें होता है। देखिए विचार कीजिए, कैल्शियम, लौह और सोडियम उपयुक्त खनिजों में मानव शरीर की पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा होता है? तो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, कैल्शियम होता है, लौह होता है, सोडियम होता है। 1 2 3 सही होगा। यहाँ पर देखिए बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य होते हैं। तो क्या होता है? जो बासमती का चावल होता है उसमें जो पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्या होता है? उसमें एमाइलोज होता है। क्या होता है? अभी हमने पढ़े एमाइलोज। दूध का पीला दूध, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें क्या होता है? क्या होता है? कैसीन के साथ क्या होता है? कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, याद रखिएगा, कैसीन जो होता है उसके साथ बीटा कैरोटीन होता है, इसीलिए उसका रंग क्या होता है? पीला होता, हल्का हो जाता है। अब देखिए यहाँ भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। IAS में क्वेश्चन आया है, भैंस में दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं, तो तरुण वृद्धों में ज्यादा होती है, तरुणों में कम होती है। तरुण मतलब युवा लोग में, वृद्धों में प्रोटीन की ज्यादा होती है आवश्यकता और तरुणों में कम। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ के दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित कौन सा लक्षण होता है? वह कम मोटा होता है, ठीक है, ठीक है, ये माँ का दूध की वो कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। उसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता अधिक होती है, ठीक, सही है। उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, तो अमिताभ बच्चन वो नहीं बनता है, इतना याद रखिएगा। वो 1 2 3 सही है, ये याद रखिएगा, 1 2 3 सही है। आइए 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण दायक अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं, तो कौन कौन से दूध में सम्मिलित होते हैं? याद रखेंगे, जो दूध में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है
और क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। याद रखेंगे, लौह नहीं होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आईएएस में आया था और ऐसे ही क्वेश्चन आपका कहाँ से कहाँ पर पूछ लिया था, ये पीसीएस में 2021 में ही पूछ लिया था, यही टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, वहाँ माँ के दूध में बोल दिया था कि माँ के दूध में क्या नहीं होता, तो लौह का अभाव होता है। यहाँ दूध के में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त इसका कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है। दोनों ग्लूकेज के अणु होते हैं, ये भी सही है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये भी सही है। दोनों बहुलक है, ये भी सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, नहीं। आयोडीन के साथ जो आपका स्टार्च होता है वो प्रदान करता है, सेलुलोज नहीं प्रदान करता। अभी हमने बताया था वो नीला रंग देता है, ये नहीं बता। तो सी वाला सही है, दोनों रंग नहीं प्रदान करते, एक प्रदान करता है एक नहीं। कुपोषण होता है किसके कारण, तो तीनों के कारण। अति पोषण हो जाता है, अल्प पोषण हो जाता है, असंतुलित पोषण हो जाता है। आईएएस का क्वेश्चन है, तो तीनों से होता है, एक दो तीनों। ठीक है, अब देखते हैं, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने वाले हैं। तो ये अभी हमने क्या बताया था, अनिवार्य रूप से नहीं होंगे, ये नॉन इसेंशियल थे। इधर ऐसे हमने बनाया था ना, इधर नॉन इसेंशियल लिखा था, इधर इसेंशियल लिखा था, और इधर ही लिखा था ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, इसी साइड लिखा था ना, तो वो क्या था, नॉन इसेंशियल। पहला वाला तो गलत ही है, यहाँ करा अनिवार्य। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ये एकदम सही है। जो अनिवार्य होते हैं उनको बाहर से लिया जाता है, कई बार मैं बताया, जो अनिवार्य होते हैं वो बाहर से लिए जाते हैं, जो अनिवार्य नॉन इसेंशियल होते हैं वो क्या है, अंदर ही हो जाते हैं संश्लेषित। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, आर सही है। ये गलत है, आर सही है। डी वाला क्वेश्चन देखिए, आईएएस का क्वेश्चन आया है और पीसीएस में 2019 में, तो ऐसे क्वेश्चन आईएएस के खोज के लाता हूँ। ठीक है, क्या आपका उसी में दिया है, सिर्फ इसको उसी आसानी से पढ़ना है। मेरा मकसद क्या है, आपको आसानी से समझा देना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ते होंगे थोड़ा सा कम समझ में आए, अगर आसानी से समझा दूंगा तो आपको काफी लंबे समय तक घटना चक्र याद रहेगी। भारत के निम्नलिखित किस पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो सभी आवश्यक अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत अंडा होता है। आर 2021 में क्वेश्चन अंडा दिया था, ऑप्शन अंडा ही होगा। ठीक है, अधिकांश प्राणियों जीवित लगभग 80% भाग क्या होता है, तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है, तो वो प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है, प्रोटीन होता है। निम्न में कौन सा आहार मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, यही सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया क्या, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर ज्यादा क्वेश्चन करवाइए, हम सोचे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि छोटा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता वाला तेल है, तो एकदम सही है। हमें अभी बताए थे सूरजमुखी, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या बताए, सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता होगी इसीलिए, क्योंकि अनसेचुरेटेड इसमें फैट ज्यादा पाई जाती है। तो ये कौन सा सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, बीओ 2019 में कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो याद रखेंगे ट्राइग्लिसराइड एक वसा होता है। ठीक है, क्या वसा, विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, सही है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को, हानिकारक बैक्टीरिया को ये सब नहीं मारते, वो डब्ल्यूबीसी मारता है, याद रखिएगा, इसको सैनिक सेल बोलते हैं, यही मारता है। ठीक है, ये सही है, आर गलत है, वो सॉरी ये नहीं, ये सही है, आर गलत है, इसी वाला आंसर सही होगा। स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर क्या करता है, क्योंकि जो ये ट्रांस वसा होता है वो किसका स्तर कम कर देता है, यहाँ लिखा है कम। अगर ज्यादा पूछे तो एलडीएल लगाएंगे, लेकिन किसका स्तर ट्रांस वसा कम कर देता है, एचडीएल का स्तर कम कर देता है। ठीक,
अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, तो मछली में क्या होता है, तो अभी हमने बताया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल का तेल और मछली याद रखिएगा। तो नारियल का तेल अगर मछली दोनों पूछा जाए तो ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त लिखा गया, असंतृप्त पॉली अनसैचुरेटेड वसा अम्ल होता है। ठीक, मछली में होता है। मछली का तेल मछली में क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अगर यही पूछा जाता कि नारियल का तेल, तो नारियल होता है सैचुरेटेड। हमेशा दिमाग में यही रखिएगा कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, जो जीव जंतुओं से फैट प्राप्त होता है वो सैचुरेटेड। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मछली और नारियल। ठीक है, तो नारियल क्या है, सैचुरेटेड है, जो हानिकारक होता है शरीर को, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो लाभदायक होता है, जो कि मछली का तेल है। तो ये ए वाला आंसर सही होगा। आइए 1998 का क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल कर थे। निम्नलिखित किसके चयापचयी या मेटाबॉलिज्म प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। मतलब जिस किसके अगर किसको अगर हम खाते हैं तो उससे हमें अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी मिलती है ऊर्जा। ठीक है, तो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए यही क्वेश्चन मैं कर रहा था, यही लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए जो सुमेलित है पहले हम उसको देखते हैं। ये तो डी वाला गलत है, इसको बाद में हम देखेंगे। देखिए विटामिन B12 की बात कर रहा है, यहाँ लिखता है प्रति आरक्तता का कारक। अब ये क्या होता है, प्रति आरक्तता का कारण क्या होता है कि खून की कमी जब हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन B12 में खून की कमी हो जाती है। और यहाँ क्या है, प्रति रक्त स्रावी कारक। देखिए रक्त स्रावी, खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये दोनों ही वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ही वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है। प्रति आरक्तता क्या होता है, विटामिन B12। हर छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ ताकि गलत ना हो पाए। विटामिन सी क्या होती है, प्रतिस्कर्वी कारक होता है, ये याद रखिए। और विटामिन के, ये स्कर्वी विटामिन से याद ही रहेगा। 12 याद रखिएगा, रक्त की कमी। ठीक है, और यहाँ विटामिन के है रक्त स्रावी, रुक नहीं रहा रक्त। विटामिन डी ये नहीं होता, रिकेट्स होता है, याद रखिएगा, रिकेट्स ऑस्टियोप्लेसिया होता है। ठीक है, बस आज आई होप आपको ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया होगा, क्योंकि यही आपके बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है और सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में देखे आइएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे यही उम्मीद रहती है, अगर मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करता हूँ, तो प्लीज़ आपसे यही उम्मीद रहती है, आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय